हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीडियो लेके आए हैं जो कि हमारे नीट और जे डबल ई के लिए और साथ ही साथ सी यू ई टी के एग्जाम्स के लिए हमारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन सिंपली जब हम लास्ट टाइम पे कहते नहीं कि रिव्यू कर लें, तो उस तरह से हमारा ये रिकैप पूरा की पूरा वीडियो है। आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए विद इन आधे घंटे के अंदर हम इस वीडियो को कोशिश करेंगे फिनिश करने की। लेकिन दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो कि हाइलाइटेड क्वेश्चन है, सभी इसमें आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आप क्वेश्चनों को कहीं भी देख सकते हैं, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो कैसे हैं उन चीज़ों को हम समझते हैं, बारी बारी से समझते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, फिर जो है आगे की हम वीडियो और कोशिश करेंगे बनाने की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी वीडियो की। तो इसमें आप समझोगे कि जो पहला पॉइंट है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है कि इंट्रिंसिक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कराता है, एक्सपीरियंस में अनुभव कराता है। तो इसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो हमारी कूलाम होती है। अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लो चार्ज है, चार्ज दो तरह का है। अगर सेम साइन का है, मीन सिंपली सेम साइन, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स रिपेल, या फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, हमारे पास रिपेल होगा। अगर मान लो हमारे अपोजिट साइन होता है प्लस माइनस से, तो क्या होते हैं हम, अट्रैक्शन। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अट्रैक्शन। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, उसे समझ लेते हैं एक बार। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, सिंपल शब्दों में अगर हम समझें से, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। सिंपली मतलब हम बात करें, समेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जीरो। सिंपली जितना पहले उतना बाद में। अगर हम इसी बात आगे बात करें इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण। तो इसमें हम बात करें कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें थोड़ा सा नया अपडेट हुआ है, तो उसमें पूछा गया है कि बताओ, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है, तो कहीं कहीं इसको मान लिया जाता है, क्वार्क के नाम से दे दिया जाता है, जिसकी वैल्यू प्लस माइनस के 2e/3 होती है। लेकिन अब इसमें हाइलाइटेड पॉइंट क्या है ये समझिए, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है, बट नॉट इंडिपेंडेंटली। इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से जो छोटा चार्ज होगा वो एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन वो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली नीट जे डबल ई में, कि हमारा क्या पॉइंट है, स्टेटमेंट आ जाएगा आपके लिए। और साथ ही साथ हम कहें कि क्वांटाइजेशन है, इसका मतलब सिंपली हमारा एक इंटीजर्स होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ये नहीं है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चलेंगे। कोई ये कहे कि भैया आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, या आधा इलेक्ट्रॉन उसे ट्रांसफर कर दो, 1.5 दे दो, 3.5 दे दो। तो इस तरह से जो होती है एक्टिविटी, वो हमारी पॉसिबल नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टोटली कितना होता है, फुल होता है, मतलब इंटीजर्स होता है। हाँ, वो बात अलग है कि नेगेटिव पॉजिटिव में हो, बात अलग है। तो ई की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। तो दोस्तों आगे आता है हमारे पास अगला टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ पे दोस्तों हमारा एक इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से। तो क्या है स्टेटमेंट समझ लीजिए। कूलम्स लॉ कहता है कि हमारा जब दो चार्ज हैं प्लस Q1 और Q2, अगर हम मान लो हमारे पास सेम सेम साइन के चार्ज हैं, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जो एफ, ये जो 1 है ये 2 है, 1 पर 2 की वजह से और 2 पर 1 की वजह से। तो F12 इक्वल टू माइनस के वेक्टर F21, ये हमारे किस लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जहाँ एफ की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ मीडियम है, कोई सा भी अगर मान लो हमारे पास, अभी बताते हैं, हमारे पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपसे, तो आप ये देखोगे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन, और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के।
अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं कम करता हूँ तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब सिंपली किसकी वैल्यू बढ़ेगी, एफ की। तो ये हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन जनरली पूछा गया है अभी तक, लेकिन आसान है तो इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे। अब आता है एप्सिलॉन नोड। इसे कहीं कहीं जीरो बोला जाता है, कहीं कहीं नोड। तो एप्सिलॉन नोड ये होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी मतलब सिंपली कोई मीडियम होता है, उस मीडियम में हमारा जो फोर्स है वो कितना ज्यादा अट्रैक्शन करेगा कि कम करेगा, उसको हम बोलते हैं। अब इसमें एप्सिलॉन नोड हमारा क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। अगर मान लो एप्सिलॉन नोड हमारी क्या है, जो फ्री स्पेस होता है उस फ्री स्पेस में जो है एप्सिलॉन नोड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कम से कम होती है, मतलब मिनिमम होती है। इसका मतलब सिंपली ये है कि उसकी जो एप होगी किस में मैक्सिमम होता है, स्पेस में। स्पेस का मतलब सिंपली वैक्यूम। जहां हम बोले कि ई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ई की वैल्यू बताओ, कंफ्यूज करने के लिए। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसी में आगे देखते हैं कुछ कूलम लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। जो एफ है वो एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, हमारे उसी लाइन पे क्या करेगा, ये ज्वाइन करेगा, चाहे या तो रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक ही लाइन के अलोंग करेगा, तो और किसी के अलोंग नहीं। सेकंड है कूलम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ये किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। कोई ये कहे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, बड़े बड़े चार्ज होते हैं, उनके लिए ये मान्य नहीं होगा। आगे है कूलम्स लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस, जो कूलम्स लॉ है मूवेबल चार्जेस के लिए नहीं, केवल स्टेशनरी चार्जेस जो कि रुके हुए होते हैं उन्हीं के लिए हमारा कूलम्स लॉ एक्टिव होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट है इसमें एफ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो एफ है, एफ का जो फॉर्मूला है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो यहाँ लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कि हमारा रास्ते में क्या है क्या नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है इसके अंदर। अब इसी में देखते हैं दोस्तों, हमारे पास आगे है एफ ई और एफ जी। तो इसी को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखोगे एफ ई के Q1 Q2/r²। जब हम जी पे बात करते हैं तो जी M1 M2/r²। तो जी क्या है, यहाँ यूनिवर्सल कांस्टेंट बोल सकते हैं, और साथ ही साथ एफ जो जी है उसे बोल सकते हैं, ये हमारा अट्रैक्टिव नेचर, सॉरी ये जो यहाँ ई होगा, ई जो ई होगा, सॉरी यहाँ ई आएगा, क्या आएगा, ई। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जबकि हमारा एफ जी क्लास 11 से है ये, के डिपेंड्स ऑन मीडियम, बट एफ जी जो है हमारा कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जी और एफ में कुछ पूछ ले वो एक आध पॉइंट की बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या दोनों में डिफरेंस है, तो हम उस तरह से इन डिफरेंसों को बता सकते हैं। इसी में आगे देखते हैं दोस्तों, एक को इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ हमारा, तो इसको भी आप लोग समझोगे। अगर मान लो दो दो चार्ज हमारे पास, दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी डी है, तब पूछ ले हमसे कि बताओ भैया एफ ई और एफ जी में क्या रिलेशन होता है। तो हम बोलेंगे एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 10⁻42। तो ये जो है आपको डायरेक्ट याद रखना है 10⁻42। अब इसी में आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन मीन सिंपली क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। तो जो भी हमारे रिमेनिंग चार्जेस हैं उनकी वजह से किसी एक पर हमारा जो फोर्स होता है वो कितना होता है, तो वो चीज है। तो एफ नेट इक्वल टू F12 प्लस F13 जितने भी होते हैं उन सभी का क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R का होल Q इंटू आर कैप, सॉरी वेक्टर R। तो वेक्टर R क्या है, यहाँ डायरेक्शन को बता रहा है, और यहाँ हम लिख सकते हैं आर कैप इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मोड ऑफ R। तो यहाँ हम चाहें तो आर स्क्वायर और यहाँ आर कैप लगा सकते हैं,
और आर कैप भी हमारी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बताने के काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ई आर, आर मीन्स रिलेटिव, ई मीन्स सिंपली एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी। तो होता क्या है, ई एम अपॉन ई जीरो या ई नॉट। तो ई एम होता है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई आर अगर हम दूसरे टर्म में लिखें, ई आर क्या होता है, एफ जीरो अपॉन एफ एम। जीरो मतलब नॉड, ये होता है हमारा एयर के लिए, वैक्यूम के लिए फोर्स, और ये किसी मीडियम के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एम इजकल टू एफ जीरो अपॉन आर। सो आर जो यहाँ लिखा है हमने, सॉरी यहाँ आएगा एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर है, और ये तुम्हें मालूम है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू एक से ज्यादा होगी। क्या होगी, एक से ज्यादा होगी। जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, स्वाभाविक सी बात है जो मीडियम होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से समझो, इस पॉइंट में बहुत कुछ बयां कर रहा है। ई आर की वैल्यू जो है एक से बड़ी होती है। अब एक से बड़ी होगी तो नीचे की वैल्यू बढ़ रही है, तो ओवरऑल एफ एम की वैल्यू क्या होगी, कम। मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट बताया था कि केवल और केवल फोर्स मैक्सिमम होता है किसके लिए, एयर या फिर वैक्यूम के लिए, और बाकियों के लिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये समझेंगे। E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो होता है, जहाँ क्यू जीरो क्या टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब सिंपली हम उस पर क्या एक परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग कितना रहा है। सो हम इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और अगर दूसरी यूनिट बात करें हम तो वो होती है हमारी वोल्ट मीटर के टर्म में। अब हमें आगे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वो हमारा होता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी में हमारे पास मान लो चार्ज क्यू यहाँ था, आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट इसी में देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज नॉट डिफाइंड। इस पॉइंट को जरूर समझिए क्योंकि इस पॉइंट पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे पास मान लो, सिंपल अगर हम कहें कि हमारे पास मान लो प्लस क्यू है, इससे अगर आर दूरी पर कोई पॉइंट पी पर पूछे तो हम बोल तो सकते हैं आसानी से कि ई की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट अब लेकिन कोई इसी पे पॉइंट पे पूछे कि बताओ भैया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ही नहीं है, तो हम बोल देंगे नॉट डिफाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वेक्टर सम होगा हमारे पास, ये आसान है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो क्यू अपॉन बी। अगर यूनिट की बात करें तो क्यू कूलाम होता है, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, कूलाम मीटर स्क्वायर और कूलाम मीटर। अब इसी में आगे वो हमसे पूछे बताओ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एक तरह से इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको हम सिर्फ कंसीडर कर सकते हैं, एक्चुअल में नहीं होती हैं। अब नहीं होती हैं तो मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक पॉइंट यहाँ से पूछ लिया गया है कि बताओ जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं तो वो हमारी आपस में कट क्यों नहीं करती, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक हमारी टेंजेंट बनेंगी, दो। तो जब दो बनती हैं तो हमारे किसी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट तो लाई नहीं करते। जब लाई नहीं करते तो हमारी कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है सेकंड वाला, जब भी कोई सरफेस होती है तो सरफेस से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी तो वो तो या तो मतलब मीन सिंपली परपेंडिकुलर निकलेंगे। अब परपेंडिकुलर का अगर आप देखो नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमेशा जो सरफेस निकलती है वो कैसी निकलेंगी, परपेंडिकुलर निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें
इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, डाई माने होता है दो और पोल माने होता है हमारे पास कोई दो पोल, जिसे हम बोलते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू देखोगे, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू और इनके बीच की दूरी कितनी होती है 2l। इसी को हम डाइपोल के स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है P बराबर क्यू इंटू 2l। P हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, Q हमारा चार्ज, 2l मतलब इनके बीच की दूरी। और ये जो दूरी होती है वो बहुत शॉर्टेस्ट होती है, मीन्स बहुत कम, सिंपली बोल दो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट आपको पता है, इसमें क्यू की यूनिट होती है कूलम और 2l की क्या होगी, मीटर, तो कूलम मीटर बोलेंगे। इसी में आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो हम बोलेंगे P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। एंड अब बात आती है जी कि भैया बताओ कैसे निकालें, तो हम बोलेंगे कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2l, ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा। तो इन दोनों से हमारे पूछा है डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर कितना डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसे निकालने का एक मेथड है। हम जानते हैं P बराबर Q इंटू 2l एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2kp अपॉन आर क्यू। जब हम अब ये था एक्सियल पे, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पे क्या है कि हमारे पास जो डायग्राम दिया है तो आप देखोगे कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एल एल E1 आर E2। अब माइनस क्यू से क्या होगा इनवर्ड और प्लस क्यू से क्या होगा आउटवर्ड। तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन में होगा तो फिर हमें क्या निकालना होता है, इसकी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही देख लेते हैं, इसके डेराइव हमने जो है इसमें नहीं किए हैं। तो वेक्टर ई आ जाएगा हमारे पास KP अपॉन आर क्यू। अगर हम इन दोनों का रिलेशन ढूंढें एक्सियल का और इक्वेटोरियल का, तो एक्सियल होता है E इक्वेटोरियल अपॉन 2। तो इन दोनों से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड दे देंगे। तो हमसे कभी भी अगर एक्सियल दिया हो तो इक्वेटोरियल हम अपने आप निकाल लेंगे। अगर हम बात करें फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास ये क्या हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमारे पास मान लो ये डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 2l, प्लस का क्यू से E इधर और माइनस क्यू से E इधर। तो इसी में आगे देखते हैं जो टॉर्क होगा वो होगा टाउ बराबर P sin थीटा। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ बराबर P क्रॉस E हो जाएगा। अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो थीटा कितना 90, और जब मिनिमम चाहिए थीटा कितना हो जाएगा 0। मीन सिंपली जो हमारे पास ये डाइपोल इस तरह से था, ये थीटा इस तरह से, तो 0 होगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और अगर इसे 90 होना है तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस टाइम जो डाइपोल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। अब आगे आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। दोस्तों अगला पॉइंट का मतलब ये है कि अगला जो टोटली है वो हमारा एरिया वेक्टर पे डिपेंड है, सॉरी गॉस लॉ पे। तो इसमें जो भी चर्चा होगी सभी गॉस लॉ की। दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा याद हो, जो एरिया होता है वो एरिया जो है हमारा एरिया वेक्टर होता है। सिंपली एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखा भी है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब इसमें देखोगे मान लो हमारे पास एक सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये कहता है नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एन क्लोज सरफेस, हमारी क्लोज सरफेस से कितनी लाइन पास हो रही है उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारा फॉर्मूला होता है फाई बराबर E डॉट ए। तो अब आपको मालूम डॉट प्रोडक्ट जो है हमेशा किसका रिजल्ट देता है, स्केलर का। तो फाई बराबर आ जाएगा E A cos थीटा। तो इस गॉस लॉ को हम समझेंगे कैसे गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि फाई नेट जो होता है वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्लोज इंटीग्रल, इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी ए। तो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कीप चार्जेस क्यू विद साइन इन गॉस लॉ। तो इसमें जो हम फॉर्मूले में जो हम क्यू रखेंगे विद साइन रखेंगे। यहाँ एक पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है कि हम अगर डायरेक्ट हम रख देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, हम क्या विद साइन लेंगे। इसी में आगे देखते हैं पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव है तो इनवर्ड होगा। पॉजिटिव के लिए फाई का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव के लिए होगा माइनस के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसी में आप देखोगे
आउटवर्ड फ्लक्स क्या दे रखा है, पॉजिटिव, और इनवर्ड क्या दे रखा है, नेगेटिव। अब इसी में अगर हम बात करें थोड़ा सा और गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस तीन तरह की होती है, एक होता है स्फेरिकल, एक होती है सिलेंड्रिकल, और सॉरी तीसरी भी सिलेंड्रिकल। मान लो जब पॉइंट चार्ज दिया हो गया हो, तो पॉइंट चार्ज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बाहर की तरफ निकलती है तो पूछता है कि बताओ इसमें क्या बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी सरफेस बना देते हैं जो इन सभी को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करे, क्लोज्ड करे, एक मतलब ढक ले, एक तरह से बंद कर दे इनको। तो उसी को हम गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस बोलते हैं। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, वैसे ही कुछ इस तरह से है, वहां भी इमेजिनरी थी, यहाँ भी हमारी क्या है, इमेजिनरी होगी। तो इसी में आगे देखते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट में अगर आप देखो, तो प्लेन शीट है, प्लेन शीट पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी ऐसे निकलेंगी बाहर। और हमारे पास इनको ढकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर शेप बनानी पड़ेगी। वैसे ही लीनियर चार्ज में भी हमें क्या है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, इनको ढकने के लिए हमें क्या है, एक सिलेंडर शेप बनाना होगा। तो इसी में आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट। तो इसमें लिखा है फाइनाइट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, जहां क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यही वो क्वेश्चन है जो इनसाइड वाले लेते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा इसको और डिटेल से समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, इसमें लिख क्या रहा है। तो फाइंड नेट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सो जो ई जो यहाँ है वो फील्ड एट गॉसियन सरफेस। मीन्स मान लो हमारे पास चार्ज हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये Q1 है, ये Q2 और ये Q3 है। तो जो इस पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो वो तीनों चार्ज की वजह से होगा, ना कि किसी एक की वजह से होगा। तो इसमें लिखा है फील्ड एट गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड। हियर Q1 Q2 और Q3 सभी की वजह से होगा, ना कि एक की वजह से। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस। अब जो यहाँ Q लेते हैं इधर, तो वो Q लेते हैं हम इसके अंदर का, मतलब Q1 एंड Q2। इसी में आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसी में आगे आता है तो गॉसियन एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सॉरी गॉस लॉ की हमारे क्या क्या एप्लीकेशन है, उनको इसमें हम देखते हैं वन बाई वन। तो इसमें दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के लिए वन बाई वन इनको समझते हैं। तो हमारे पास पहली जो शेप है वो है इनफाइनाइट लीनियर चार्ट। तो इनफाइनाइट के लिए हम क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं, उस वायर पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ उसका एक हिस्सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगी तो उसे हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। और क्लोज के लिए हमें क्या है, एक शेप लेनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल। इसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसी में आगे आते हैं तो इसका हमें जब फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, या फिर हम बोल सकते हैं 2 k लैम्डा बाई आर, जहां लैम्डा क्या है, Q अपॉन L। इसी में आगे हमारा इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट का सिंपली मतलब होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है दोनों में से किसी एक पे। जब मान लो हमारे पास दोनों पे चार्ज प्लस प्लस हो, तब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो इधर देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, इधर जो है घट डिफरेंस होगा, और इधर भी फिर जुड़ जाएगा। मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, बट इसमें जो है जीरो आएगी। अगर मान लो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू अगर सेम हो तब। अब ये नहीं है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू डिफरेंट है तो आंसर हमारा जीरो नहीं आएगा फिर। इसी में मान लो इधर देखो, इधर सिग्मा सिग्मा मान लिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक खासियत है इसमें, आर पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये चीजें जो है थोड़ी सी अलग हो रही हैं। आप देखो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन सिंपली कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्शन मीन डिस्टेंस पे। तो कुछ इस तरह से यहाँ जीरो हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या ये, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो यही स्फीयर होता तो
तो इनसाइड देखो, अगर स्फीयर है, स्फीयर पे ये हमारा क्या मेन है, अगर इसके अंदर हम बात करें स्मॉल स्फीयर है, तो इनसाइड क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से तो मालूम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है, ना कि इनसाइड। तो ई आर और ई क्यू की वैल्यू सेम होगी, बट स्मॉल आर कैपिटल आर आ जाएगा यहाँ। अगर हम मान लो इसमें डायग्राम की बात कर रहे हैं ई वर्सेस आर की, तो दोस्तों हमारा एक ग्राफ है। अब आपको मालूम है कि सरफेस की जो ये सरकमफेरेंस है, यहीं से जो है वैल्यू हमारी स्टार्ट होती है। सरकमफेरेंस पे मैक्सिमम होती है, इससे बाहर जाते हैं तो मिनिमम हो जाती है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कब तक, सरफेस तक। सरफेस के बाद एकदम मैक्सिमम होता है, उसके बाद क्या धीरे धीरे कम होता है। तो दोस्तों इस डायग्राम को भी आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर की थ्योरी थी वो इस तरह से समाप्त होती है। दोस्तों एक छोटी सी आपके लिए एक शायरी लिखी है, एक पॉजिटिव वे में। तो ये क्या है उसे समझते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से लाइनें दी गई हैं। समस्या हमारे जीवन में, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम जो है अपनी वाणी को विराम लेते हैं। आप जो है इसको खूब प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिए। हम और कोशिश करेंगे वीडियो को बनाने की, वन बाई वन। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।